नाज़रीन, ये है रेड लाइन। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती और उसकी फाइल अभी तक घूम रही है और ये मामला तय नहीं हो रहा। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो हमें बता रहे हैं कि 25 नवंबर तक ये मामला तय हो जाएगा। राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमें ज्वाइन भी करेंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में। वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसके अंदर ये मुशावरत हुई। तो ये कब तक मामला तय हो जाएगा और दूसरे जो पॉलिसी के मसाइल हैं वो क्या आज खुद हल हो जाएंगे अगर नया आर्मी चीफ आ गया, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह से बात करेंगे। हमारे पास माजिद निज़ामी होंगे जो साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, वो हमें बताएंगे कि कौन मुमकिना तौर पर बन सकता है आर्मी चीफ और किस हुकूमत ने या किस जमात ने कितने आर्मी चीफ लगाए, किस जमात ने कितनी तोसी दी और किस जमात ने सिर्फ तोसी दी और आर्मी चीफ नहीं लगाया। और इसमें सोचने का बहुत सारा मवाद भी होगा आपके लिए। नवाज शरीफ के ऊपर लंदन में एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश की है। इसके ऊपर कुछ ट्वीट्स हैं, उनका तज़िये भी आपके सामने रखेंगे। जनरल बाजवा की ज़ौजा के जो टैक्स रिटर्न्स की मालूमात हैं वो एक रिपोर्ट के ज़रिए सामने आई। उनको कंटेस्ट किया जा रहा है, FBI की तरफ से उसकी तहकीकात हो रही हैं। मुझ पर भी मेरे हवाले से मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर लीक हुए कि मैंने व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन की है, उसके ऊपर मैंने लीगल कार्रवाई क्या की है। इन तीनों चीज़ों को हम ट्रेंडिंग के अंदर टेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि जब ऐसे मामलात हों तो करना क्या चाहिए। लेकिन पहले माजिद निज़ामी, ज़रा एक एक करके नाम तो लीजिएगा। हमें बता रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ के 6 सीनियर लोग हैं, उनके नाम ज़ेर बहस आएंगे, उनमें से एक होगा। सो गो अहेड, बताइएगा कौन कौन है इस वक्त टॉप पर। जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट बनती है। उसकी वजह यह है कि जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो बहरहाल इस काबिल होते हैं कि वो आर्मी चीफ के ओहदे के लिए कंसीडर किए जाएं। लेकिन सीनियरिटी में जो ऊपर के नाम होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हमारे पास पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़ेर बहस है। और इस नाम के साथ जुड़ा हुआ एक इशू ये है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आर्मी चीफ की तकर्री से 2 दिन पहले रिटायर हो सकते हैं और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो मैं क्विकली बताना चाहूँगा कि इसमें हमें फौजी तरक्कियों में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, देखनी चाहिए। एक तो ये है कि जो अनाउंसमेंट है, जब भी किसी ऑफिसर की तरक्की की अनाउंसमेंट की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस दिन से वो प्रमोट हुआ है, बल्कि जब जिस डेजिग्नेशन पे या जिस जिम्मेदारी पर उसे फाइज किया जाता है, तो जब वहां जाके वो चार्ज लेता है तो उस दिन से उसकी शुरू होती है। तो इसलिए हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि इस वक्त जो 4-5 लेफ्टिनेंट जनरल हालिया माजी में रिटायर हुए हैं वो किसी एक तारीख पे रिटायर नहीं हुए, पिछले 2 महीने के अरसे में मुख्तलिफ दिनों पे रिटायर हुए हैं। तो इसलिए चूंकि ये रिटायरमेंट की डेट आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की डेट के आसपास आ गई है, तो इसलिए ये एक सरगर्म मामला हो गया है। इसके बाद दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, जो इस वक्त कोर कमांडर पिंडी हैं और इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। दोनों असाइनमेंट्स ऐसी हैं कि जो आर्मी चीफ के जो करीब 3 लोग होते हैं वो इन पे होते हैं। और इसके साथ साथ बतौर मेजर जनरल उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के शोबे को हेड किया है, जो कि अगेन एक अहम तरीन ओहदा समझा जाता है। और इस टाइम इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आर्मी चीफ ये ना बने तो कहीं ना कहीं इन्हें 4 स्टार पे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि इनके कैरियर को देखते हुए, इनकी असाइनमेंट्स को देखते हुए ऐसे कहा जा रहा है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम आता है, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है और इससे पहले वो कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं। और उनकी असाइनमेंट इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि वो गुज़िश्ता दौर में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ उन्होंने एज ए सेक्रेटरी काम किया है और उस दौरान भी उन्होंने मुल्क की सियासत की खासी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। और इसके अलावा उनकी असाइनमेंट्स के अंदर मरी की डिवीजन की कमांड आती है और इसके साथ साथ
उन्होंने इन्फेंट्री स्कूल क्वेटा को भी कमांड किया है। अच्छा, अब आप आ जाइए लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद पे आ जाइए। जनरल नोमान महमूद राजा का नाम है, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं और इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उन्हीं से पेशावर का चार्ज लिया था। उनकी असाइनमेंट्स उनको इसलिए मुमताज बनाती हैं कि उनके कैरियर में उनका ज्यादा वक्त फाटा के जो साबका फाटा के इलाके उनमें गुजरा है, और इसके साथ साथ उन्होंने ISI के एनालिसिस विंग की सरबराही भी की है। सो इस लिहाज से उनके कैरियर के अंदर इस तरह की 2-3 ऐसी असाइनमेंट्स हैं, और उसके अलावा उन्होंने वजीरिस्तान के ऑपरेशन के दौरान भी वहां पे एक डिवीजन को कमांड किया है। इनके वालिद कर्नल सुल्तान राजा 1971 की वॉर में शहीद हुए थे। ये एक आर्मी फैमिली से इनका ताल्लुक है। और उसके बाद हमारे पास जो अहम तरीन नाम है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है, जो गुज़िश्ता 3-4 सालों में खासे ज़ेर बहस आए हैं मीडिया में, और उनके हवाले से वो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर रहे, उससे पहले वो DG ISI के तौर पे उन्होंने एक अहम तरीन अपनी सर्विस का अरसा गुजारा, और इससे पहले भी वो DG ISI बनने से पहले भी DGC के तौर पे ISI में काम कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एज ए ब्रिगेडियर जनरल बाजवा के साथ भी काम कर चुके हैं, जब जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, और शायद इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से उन्हें दोबारा अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। तो इस टाइम वो भी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हैं जो नाम गए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का, जो इस टाइम कोर कमांडर गुजरांवाला है। इससे पहले वो GHQ में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और लाहौर की एक डिवीजन को कमांड कर चुके हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट जो आर्मी चीफ के सारे मामलात की निगरानी करता है, उसे सर अंजाम देता है, उसकी सरबराही भी वो कर चुके हैं बतौर मेजर जनरल। सो हमारे पास ये 6 नाम ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनमें से। अच्छा, अगर मैं आपसे मैं पूछ पाऊँ माजिद कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए कोई पहली तैनाती तो है नहीं, तो अगर आप हालिया माजी में देखें तो किस जमात ने कितनी कितनी तैनातियां की हैं? जी, अगर हम बिल्कुल अभी से शुरू करें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक दफा रही, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनाती कोई नहीं की, सिर्फ एक एक्सटेंशन दी जो कि जनरल बाजवा की थी। जो मुस्लिम लीग नून का नंबर है वो सबसे ज्यादा है। 5 ऐसे आर्मी चीफ हैं कि जो जिनकी तकर्री मियां नवाज शरीफ ने की, और मुस्लिम लीग नून के पास एक और अहम पॉइंट ये है कि उन्होंने किसी जनरल को एक्सटेंशन नहीं दी। जनरल कमर बाजवा का तकर्रुर उन्होंने किया, जनरल राहील शरीफ का तकर्रुर उन्होंने किया, जनरल मुशर्रफ, और उससे पहले जनरल वहीद काकड़ और आसिफ नवाज, ये वो नाम है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने ये फैसले किए, और इसके साथ साथ उनके टर्न्योर में एक्सटेंशन नहीं आती। इसलिए अभी भी जब ये एक बहस हुई है या एक राय सामने आई है कि कुछ वक्त के लिए जनरल बाजवा को रहने दिया जाए और वो कुछ चीजें मैनेज करने के बाद जाएं, तो उस राय की भी नफी इस तरह से हुई है कि पैगाम यही था अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि मुस्लिम लीग नून ने चूंकि माजी में भी कोई एक्सटेंशन नहीं दी, तो इसलिए इस दफा भी नई तकर्रुरी होनी चाहिए। जो पीपल्स पार्टी है उसने एक एक्सटेंशन दी है और 3 आर्मी चीफ उन्होंने लगाए हैं, और उसमें जनरल ज़ियाउल हक का बड़ा मशहूर नाम है, और उसके बाद जनरल जहांगीर करामत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस टाइम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थी, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। और उससे पहले एक नाम है जनरल गुल हसन का, वो आए तो बतौर कमांडर इन चीफ थे, लेकिन उसके बाद उस ओहदे को तब्दील करके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कर दिया गया। तो इस तरह पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक कॉमनैलिटी है वो ये है कि दोनों ने एक एक्सटेंशन दी हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून ऐसी जमात है कि जिसने 5 दफा आर्मी चीफ का तकर्रुर किया है, लेकिन अभी तक एक्सटेंशन कोई नहीं दी। आई हैव टू लीव इट देयर। सोचने की बात ये है, एक वजाहत भी करते चले कि नून लीग उस कानून का हिस्सा बनी जिसके ज़रिए जनरल बाजवा की 3 साल के एक्सटेंशन को बाकायदा लीगल कवर दिया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये अमल हर 3 साल के बाद या 6 साल के बाद होता है। पाकिस्तान को जिस तरीके से इस बहस ने यरगमाल बनाया हुआ है, उस बहस का तदारुक करने की ज़रूरत है। कोई प्रोसीजर ऐसा बनाना चाहिए कि इस किस्म की तैनातियाँ जो हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस की हों, आर्मी चीफ की हों, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ की हों, या और तैनातियाँ जो हैं
वो एक बंदर तमाशा ना बन जाए, वो एक फुटबॉल ना बन जाए, और तरीके के साथ वो तैनातियाँ हों और खाम खा कौम के वसाइल जो हैं वो ज़ाया ना हो। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि ये काम तो होने ही है, अगर तरीका इसका वज़ा कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। नाज़रीन, हमारे पास राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, मैं ज़ाहिर है आर्मी चीफ की तैनाती पर भी आपसे बात करूंगा, इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर भी बात करूंगा, इस्लामाबाद के आईजी की तरफ से जो कोर्ट के अंदर मामला उठाया गया है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पख्तूनख्वा हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो ऐसे ग्रुप्स जो कानूनन बैन किए हुए हैं और आपकी मिनिस्ट्री की लिस्ट पर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास मैंडेट था इन ग्रुप्स के साथ बात करने का, टीटीपी के साथ बात करने का और अमन मुआहिदा करवाने का। तो मैं ज़रा आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये इन ग्रुप्स के साथ बातचीत का अमल जो है वो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है और मैंडेट किसने दिया हुआ है? देखिए, इसमें एक तलत साहब एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग कह लें या एक मामले को जो कि मौजूद है इस ख़ित्ते में, इस सरहद पे, यानी ये जो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्रीज़ हैं, तो उसके लिए एक आप अंडरस्टैंडिंग कह लें कि इसमें कोई एक ग्रुप तो है नहीं। यानी हर इलाके में, मालाकंड में अलहदा ग्रुप्स हैं, अपना दूसरी तरफ जाएं तो अलहदा ग्रुप्स हैं, कोयटा साइड पे चल जाएं अलहदा ग्रुप्स हैं, और फिर हर जगह पे एक ग्रुप भी नहीं है, हर जगह पे दो दो तीन तीन ग्रुप्स हैं। फिर उनके ख्यालात जो है वो आपस में नहीं मिलते, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते भी हैं और शायद नेक नीयती से चाहते हैं कि उन्हें माफ़ी मिल जाए, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के लॉ को ऑब्ज़र्व करते हुए जो है वो हथियार रख दें और उन्हें वापस जो है वो आके अपनी मामूल की ज़िंदगी जो है वो गुजारने का मौका दिया जाए। अच्छा, उसमें वो लोग भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे ये मामला जो है ये 35-40 साल से चल रहा है, तो वहाँ पे वो बच्चे, वो लोग जो वहाँ पे छोटे थे, चले गए या पैदा वहाँ पे हुए, और वो उनका ये क्लेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि भाई हम अगर वापस आना चाहते हैं और हम इसका हिस्सा नहीं है जिस किस्म का इल्ज़ाम या जिस किस्म के मामलात इधर हैं, तो हमें जो है वो मौका दिया जाए। अच्छा, दूसरा, वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स भी हैं, बल्कि एक ही ग्रुप्स में चंद लोग जब इस बात के ऊपर आपके साथ बात करने के लिए मुतफिक होते हैं, तो उन्हीं में से चंद लोग जो हैं वो फिर वायलेशन के ऊपर आ जाते हैं, वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इनसे बातचीत, इनके उस वजह से जो है वो मामला खराब होते हैं। जो बातचीत है, इनके साथ बातचीत जो है वो क्या फेडरल हुकूमत ने मैंडेट किया हुआ है? क्योंकि वैसे तो ना आपकी बात होती है KPK की नुमाइंदगान से, ना वो आपकी बात सुनते हैं। मैं सिर्फ ये फ्रेमवर्क जानना चाह रहा हूं कि बातचीत का फ्रेमवर्क जो है वो क्या है। देखें, मैंने जिस तरह से मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, और ये बात जब पार्लियामेंट की ब्रीफिंग हुई थी और उसमें आर्मी की जो है वो लीडरशिप ने, आर्मी चीफ खुद थे और ISI के चीफ थे, बाकी सारे दूसरे लोग भी साथ थे, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे भी जो है वो मौजूद पाई गई, और इस बात की एक इजाज़त कह लें या अंडरस्टैंडिंग कह लें दी गई कि ऐसे लोग जिनका कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो लोग वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें मौका दिया जाए। तो मौका तो फिर इसी तरह से दिया जाएगा ना कि जब उनके साथ बात की जाएगी। अब जब बात का अमल शुरू होता है तो कुछ लोग तो इस बात में बड़े नेक नीयत होते हैं और वो बात करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, वफाकी हुकूमत भी चाहती है, सूबाई हुकूमत भी चाहती है, अस्करी क़यादत भी चाहती है भाई ये ख़त्म हो। लेकिन बीच में ही है जो है वो चंद लोग जो है वो फिर इस बात को सबूताज करने के लिए, और उनका एजेंडा जो है वो अदरवाइज़ है, वो शरीयत का नफाज चाहते हैं, वो बीच में से कोई ना कोई ऐसा वाक़या कर देते हैं कि वो सारा मामला जो है फिर ख़राबी की तरफ चला जाता है। तो ये इस तरह से एक उलझाव है
कि जिसमें कोई वाज़ेह बात जो है ना वो सुझाई देती नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ इस उलझाव के अंदर जो नुकसान है, ये नेक्टा के फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि केपीके के तकरीबन हर ज़िले के अंदर इन ग्रुप्स की नुमाइंदगी मौजूद है या प्रेजेंस मौजूद है। हर माह 30 लोग जो हैं केपीके के अंदर सिर्फ राना साहब शहीद हो रहे हैं और 70 के करीब ज़ख्मी होते हैं। जो रिपोर्ट नहीं हो रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये नेक्टा के फिगर्स हैं, मेरे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में कितनी मरतबा पाकिस्तान के बड़े जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हों कि हमारे ये इलाके जिनको हमने इतनी कुर्बानियों के साथ वागुजार करवाया था वो दोबारा से इस अफरा तफरी का शिकार है। कोई मीटिंग्स हुई हैं, कोई पॉलिसी बनी है या नहीं? देखिए, अगर मैं इस सूरत हाल को, जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको जितना सुलझाना मुश्किल है, इसको समझना या समझाना भी उतना ही जो है वो मुश्किल है। अब मामला ये है कि इन लोगों की, जो लोग वायलेंस करते हैं या जो लोग मामलात को ख़राब करना चाहते हैं, इनकी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है। ये कोई किसी भी रियासती ताकत के साथ जो है वो टकराने की हिम्मत या ताकत नहीं रखते। हाँ, कोई इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ जो हैं वो करने की जो है वो सलाहियत ज़रूर रखते होंगे। अब मामला ये है कि वहाँ पे ये रेडिकलाइजेशन जो है ये तलत साहब इस पैमाने पे हो गई है कि वहाँ पे हर बंदा ही जो है वो कोई ना कोई जो है वो कोई मिडिल में है, कोई लोअर साइड पे है, कोई जो है वो अपर साइड पे है। हर बंदा ही जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। और फिर दूसरा ये है कि जब इस किस्म की कार्रवाई होती हैं तो फिर बीच में लोग स्कोर बड़ा सेटल करते हैं। अब ये जो भत्ते की कालें आ रही हैं, इसमें ये कोई सारे वही नहीं है कि वो तालिबान है या वो दहशत गर्द हैं और वो भत्ते की कालें कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो लोग हैं जो मकामी तौर पे पहले गाड़ियाँ चोरी करने का या कोई और किसी किस्म का धंधा करते थे, वो भी ये समझने लगे हैं कि ये काम आसान है ज़रा, तो वो भी जो है वो बीच में जो है वो कॉल करना शुरू कर देते हैं। नंबर जो है वो अफ़गानिस्तान का होता है, ट्रेसेबल होता नहीं है। तो ये इस तरह से वहाँ पे सूरत हाल जो है वो एक मुआशरा जब डिस्टेबल हो जाता है और इस तरह से रेडिकलाइज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि इनको फिर सुलझाने के लिए भी एक लंबी मैराथन जो है वो एक पॉलिसी की और जो है वो कोशिश की ज़रूरत होती है। अब ज़रा आ जाए फैज़ाबाद की तरफ। इमरान खान की जमात ने फैज़ाबाद तक पहुंचने के लिए रास्ते खुले मांगे हैं। वो पंजाब हुकूमत उनके साथ डील कर रही है। आपकी हुकूमत के एक नुमाइंदे की तरफ से कहा गया कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में जो दाखिल होगा तो पायलट का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि फैज़ाबाद और इस्लामाबाद जो है आपको पता है संगम पर हैं, वहाँ से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल हो जाते हैं। तो अभी आपकी पॉलिसी इमरान खान के जलसे या रैलियों के हवाले से इस वक्त क्या है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? देखें, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पीटीआई की तरफ से जो है वो दायर है और उसमें 22 तारीख है। उसमें हमने बड़ा मुफस्सल जवाब जो है वो दाखिल करवा दिया है और हमने उन तमाम खदशात और कंडीशंस का उसमें ज़िक्र किया है कि ये हमारे खदशात हैं और अगर इनके मुकाबल जो है वो पीटीआई अपना नेक चलन का या अपनी इंश्योरेंस करवाती है कि वो इन चीज़ों को वायलेट नहीं करेगी, तो हम इसको अकामोडेट करने, जो भी वो एहतजाज करना चाहते हैं या पुरअमन कोई रैली जलसा या सिट इन करना चाहते हैं, तो हम उसमें उनको जो है वो अकामोडेट करेंगे। अब उसमें ये है कि ये जलसा करना चाहते हैं फैज़ाबाद में, बल्कि फैज़ाबाद से भी जो अब मेरी लेटेस्ट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उससे भी थोड़ा आगे चले गए हैं। अब ये चाहते हैं कि उनको उतारा जाए इधर परेड ग्राउंड में और यहाँ से उनको वहाँ पे ले जाया जाए। हालांकि वहाँ पे साथ ही एरड यूनिवर्सिटी है और एक दो जगह हैं जो कि बहुत ही सूट करती हैं। तो हमने कोई ये नहीं अभी इनको कहा कि जी हम आपको बिल्कुल जो है वो उतरने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, बल्कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो इस वक्त एक स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट उनके मुतल्लक है, तो उसके पेश नज़र तो हम खुद चाहेंगे कि वो ऐसी जगह पे उतरें
जहाँ से वो बहुत ज़्यादा सेफ़ पैसेज के ज़रिए से अपना जलसागाह या जो भी उनका वहाँ पे स्टेज वगैरह हो वहाँ तक पहुँचे। तो इसमें अभी ये बात चल रही है, लेकिन अगर इस बात को वो बीच में ख़त्म कर दें और उसके बाद फिर कहें कि जी हम अपनी मर्ज़ी से अब करेंगे, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे। ऐसा अगर कोई करेगा तो फिर उसके लाइसेंस की मनसूखी या उसको रोकने का अमल जो है वो फिर ज़रूर जो है वो बरूए कार आएगा। इमरान खान आपके ख्याल में 26 को ही ये क्यों कर रहे हैं? देखें, ये 26 को ही क्यों कर रहे हैं, और ये इन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है वो पहले 4 को पहुंचना था, फिर उसको 10 पे कर दिया, फिर 14 पे कर दिया, फिर जो है वो अब उसको 26 पे ले आए हैं। इसकी जो हमारी समझ है या हमारा जो बयानिया है उसके मुताबिक ये आर्मी चीफ की तैनाती जो है उसको ही इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसको प्रेशराइज करना चाहते हैं, और उसमें से ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मजबूर होके जो है वो इनके साथ बात करे और इनको ये कहे कि अच्छा चलें, आप ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं तो हम आपको जो है वो इलेक्शन की डेट ले देंगे। जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब इनको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं लेके दे सकती तो चलो ज़रा थोड़ा लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट इनको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। इलेक्शन की डेट जो है वो सियासी जमातों और सियासतदानों के पास है। अगर ये बराह रास्त ख़ुद को सियासत के दायरे में लाएं, अपने आप को सियासतदान समझें और सियासतदानों की तरह बिहेव करें और अपने जो मुकाबल सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप के साथ जो है वो बात करें, मिले मौलाना फजल रहमान को, मिले आसफ जरदारी साहब को, मिले मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मिले दूसरे लोगों को, तो ये कोई ऐसा जो है वो हरफ़े आखिर नहीं है कि जी फ़लाँ डेट से पहले हो नहीं सकते और फ़लाँ डेट को जो है वो उससे आगे नहीं हो सकता, इससे पीछे नहीं हो सकता। ये सारा कुछ मुमकिन है जब सियासतदान आपस में बैठ के डायलॉग करते हैं तो डेडलॉक टूटते हैं और मसलों का जो है वो हल निकलता है। लेकिन ये एक ही बात के पीछे जो है वो लगे हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को मैं किसी तरह से मरूब करूं, इस्टेब्लिशमेंट को मैं इतना कॉर्नर कर दूं, इतना उनको मैं जिच कर दूं कि वो फिर खुद ही कहेंगे अच्छा चलें ठीक है, जो आप चाहते हैं तो हम आपको किसी न किसी तरह से जो है वो इस बात की गारंटी देते हैं। तो ये 26 तारीख तो इनकी है इसीलिए, लेकिन ये 26 तारीख इनकी बेमानी हो जाएगी क्योंकि ये तैनाती मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 26 से पहले ये मामला जो है बड़ा खुश उसलूबी से जो है वो रिज़ॉल्व होने जा रहा है। और जो लॉन्ग मार्च है इनका वो तो अब ख़त्म हो चुका, लॉन्ग मार्च तो बाकी रहा नहीं, अब तो ये एक जलसा है। तो इस तरह के जलसे इन्होंने वो आगे भी मेरा ख्याल है कोई 40 किए हैं तो और एक जो है वो कर लेंगे या और 10 कर लेंगे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इनका वो मकसद जो ये इस तरह से हासिल करना चाहते थे वो उसके करीब भी जा सकेंगे। इमकान की बात कर लेते हैं। इधर से आपने तैनाती कर दी, 25 को होगी, 24 को हो गई, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी हो गए और आर्मी चीफ भी हो गए। दोनों होगी ना इकट्ठी या एक आगे पीछे होगा? सिर्फ आर्मी चीफ की होगी राना साहब? क्या तरतीब क्या है आपके जहन में? नहीं, तरतीब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 27 और 29 दोनों रिटायरमेंट डेट्स हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के और जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। तो पैनल भी गालबन जो एक असूल तयशुदा है, रवायत है कि अगर एक तैनाती हो तो 3 और अगर 2 हो तो 5 का पैनल आता है। तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है सीनियर मोस्ट 5 का पैनल ही जो है वो आ रहा है। तो इसमें ये तैनातियाँ दोनों ही होंगी। लेकिन आपने फरमाया ना कि 25 से पहले हो जाएगा, तो अगर रिटायरमेंट 27 और 29 को हो रही है जो कि हो रही है, तो फिर पहले तैनाती कैसे हो जाएगी? नहीं, उसमें ये है ना कि अगर 27 और 29 को रिटायरमेंट हो रही है तो बाई ऑल मीन्स जो है वो 24 बनती है कि जो 27 को रिटायरमेंट हो रही है और जो 29 को हो रही है, तो ये जो 24 और 25 की तारीख बनती है उस वक्त तक बाई ऑल मीन्स जो है वो
सक्सेसर जो है वो अनाउंस हो जाएंगे कि रिटायरमेंट के बाद कौन जो है वो उनकी जगह लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रिटायरमेंट हो जाए और उसके बाद जो है वो फिर फैसले हो। अच्छा, सक्सेसर अनाउंस हो जाएंगे। मैं आपका एक और इंटरव्यू सुन रहा था सलीम साफ़ी से, जब आप बात कर रहे थे तो आपका मानना ये था कि सदर मुमलिकत के दस्तखत की ज़रूरत नहीं है, ये इंतज़ामी मामला है। लेकिन मैंने आपके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जब मैंने बात की, जो सीजन ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं जी कि सदर साहब जो हैं दस्तखत के ज़रिए कोई तकरीबन 3 हफ्ते का या 25 दिन का मिला के तात्तुल पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपके ज़हन में वाज़ेह है कि सदर का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। जी, सदर का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ टू एक्ट ऑन दी एडवाइस ऑफ दी जो है वो प्राइम मिनिस्टर। और सदर जो है वो किसी भी कानून को, जो लेजिस्लेशन होती है, उस पे अपना माइंड अप्लाई करके तो लेजिस्लेचर्स को वो कानून वापस भेज सकता है पहले 14 दिन में कि आप इसके ऊपर ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर आप दोबारा से जो है वो गौर करें। और अगर वो दोबारा से गौर करके दोबारा भेज दें तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है। ये क्योंकि एक एग्जेक्टिव डिसीजन है तो इसलिए ये बाइंडिंग है और सदर जो है वो ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाबंद हैं। मिसाल के तौर पे इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का डिसीजन करते हैं, तो कैबिनेट का डिसीजन जब वो करके भेज देते हैं तो दस्तखत तो उसके ऊपर फॉर्मली सदर साहब बिल्कुल करते हैं। सदर साहब जो है वो उसके ऊपर ओथ भी लेते हैं। और अगर कोई बच्चों की तरह रोंद करने लगे तो वो कहे कि जी मैं ये दस्तखत अभी नहीं करूँगा, मैं 10 दिन ठहर के करूँगा, मैं 2 दिन ठहर के करूँगा, ओथ जो है मैं सुबह को नहीं लूँगा, मैं कल लूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये यानी इनकी किसी रूल में या किसी कानून में तो इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन राणा साहब ये हुआ ना, गवर्नर की तैनाती के ऊपर ये हुआ, प्राइम मिनिस्टर के ओथ पर ये हुआ, गवर्नर की तैनाती पे हुआ, प्राइम मिनिस्टर के ओथ पर ये हुआ, सदर साहब ने ये किया और आपके सामने ये वैसे तो कैबिनेट की ओथ पे भी हुआ और जो है वो फिर सदर साहब बीमार हो गए और फिर उनकी जगह पे कायम मकाम सदर को आके ओथ लेना पड़ा। लेकिन ओथ तो फिर उसी दिन हुआ जिस दिन अनाउंस हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा कोई इस तरह के कायम मकाम की ज़रूरत महसूस होगी। और इस बारे में क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस ने जो है वो बड़ी वाज़े तौर पे ये बात ख़ुद से इसको वाज़े कर दिया है, क्योंकि ये तैनाती जो है बहुत ही अहमियत की हामिल होगी और ऐसी सूरत में एक बहरान पैदा हो सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें सदर साहब की या प्रेसिडेंट हाउस की इस वजाहत के ऊपर यकीन करते हुए इस इशू के ऊपर जो है वो इस तरह की रायज़नी जो है वो करनी नहीं चाहिए। ये मैंने भी बात जो है वो रवा रवी में कि अगर ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, कर दी है। वैसे मैं नहीं समझता कि हमें इस बात की तवक्को करनी चाहिए या इस बात को इस तरह से डिस्कस करना चाहिए। देखिए, मैं तो बतौर सहाफ़ी इस वजह से ये मामला उठा रहा हूँ क्योंकि एक रिकॉर्ड है। या तो होना कि रिकॉर्ड बड़ा चमकदार हो और उसके अंदर किसी किस्म का कोई झोल ना हो और किरदार बड़ा वाज़े हो, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान की तरफ से सदर मुमलिकत की जो भी ताकत है उसके ऊपर ये एतबार कि वो अपना रोल अदा करेंगे, वो भी ज़िम्नन एक कॉन्टेक्स्ट बनता है। लेकिन चलें एक सिनारियो आपके सामने रख देते हैं। रिकॉर्ड तो हमारा जो है वो असम्बली तोड़ने का भी है और रिकॉर्ड जी बिल्कुल है, बिल्कुल है असम्बली तोड़ने का। तो लेकिन फिर इस किस्म के रिकॉर्ड के ऊपर अब जो सुप्रीम कोर्ट की बाद में डिसीजन ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमें फिर इन रिकॉर्ड्स को जो है वो अब ख़त्म कर देना चाहिए या इन रिकॉर्ड्स को जो है वो अपने रिकॉर्ड में से अब निकाल के एक साइड पे रखना चाहिए। नहीं, लेकिन हम रख नहीं सकते ना जी कि वो तो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो इस वजह से सदर मुमलिकत का जो के ऊपर जो एतमाद है आपका, अल्लाह करे वो दुरुस्त साबित हो, लेकिन कोई रिकॉर्ड मुख्तलिफ है। ज़रा सिनारियो आपके सामने रखता हूँ। आपने सक्सेसर्स अनाउंस कर दिए, अभी सदर साहब की तरफ से समरी के ऊपर साइन नहीं हुए हैं क्योंकि जो 27 और 29 की तारीखें दूर है, लेकिन सक्सेसर अनाउंस हो गए हैं। और इमरान खान जो हैं वो फैज़ाबाद के ऊपर आके
चाहे 2000 लोग हों या 10,000 लोग हों, वो नरगे में ले लेते हैं आपकी हुकूमत को। और नए आर्मी चीफ को, जिनका नाम अनाउंस हुआ, उनको कहते हैं जी कि आप नए इंतखाबात करें वरना हंगामा होगा। तो फिर ये सूरत हाल तो बन सकती है ना राना साहब के नहीं? देखें, इस बात यानी उनकी इस डेट का जो सिलेक्शन या चुनाव है, उससे इस किस्म के ख़दशात जो हैं वो ज़हनों में आ सकते हैं, बल्कि जिस तरह से आपने भी बात की है। लेकिन इन चीज़ों का जहाँ तक इस्लामाबाद को नरगे में लेने की है, वो तो हमने जो है वो पूरी तरह से जो है वो काफ़ी शाफी बंदोबस्त किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और बाकी फिर वो भी पिंडी में है और आर्मी चीफ की तैनाती और जो है वो GHQ भी पिंडी में है। तो अगर वो ये समझते हैं कि वो इस तरह से बंदे इकट्ठे करके या जलसा करके या तकरीर करके तो कोई ऐसी चीज़ मनवा सकते हैं, तो वो जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ये उन्होंने काफ़ी कुछ करके देख लिया है, काफ़ी कुछ करके देख लिया है। इस्टेब्लिशमेंट ने अब इरादा इस बारे में मुसम्मम किया हुआ है कि वो इस बारे में जो है वो अब कोई यानी फैसिलिटेट किसी को तो वो कर सकेंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर इलेक्शन है तो इलेक्शन में फ्री फेयर इलेक्शन के इनकाद के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो वो ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन ये बात के डेटे लेके दें, ये बात काम जो है वो नहीं होगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको ज़रूर देता चलूँ, आपके ज़हन में होगी, आपके नोटिस में आई होगी कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आलमोस्ट करीब थी, कामयाबी के करीब थी या वोटिंग के करीब थी, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने एकदम जो है वो मुदाखलत की और PDM के जो 3 बड़े बल्कि 4 लोगों को जो है वो बुलाया गया। और बुलाने के बाद उनको कहा गया कि जी आप अर्ली इलेक्शन के ऊपर मुत्फिक हो जाएं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो जब PDM की क़यादत ने उनसे पूछा कि जी ये आपकी राय है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल ये हमारी कोई राय नहीं है, हमारी इसमें कोई राय नहीं है। ये क्योंकि आपका और उनका आपस में कोई बामी राब्ता नहीं है, तो इसलिए हम ये अपनी ज़िम्मेदारी जो है पूरी कर रहे हैं कि हम उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे, फ़ैसला आपने करना है। तो फिर PDM की क़यादत ने कहा कि जी ठीक है, अगर ये आपकी राय नहीं है, उनकी राय है, तो फिर वो अगर बात करना चाहते हैं तो हमारे साथ बराह रास्त करें, वरना जो है वो हमें उनकी राय जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए ये जो आस लगाए बैठे हैं कि उनको इस तरह से कोई इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें वो कामयाब होंगे। बिल्कुल। आखिर में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद आपको इमरान खान साहब की सियासत किधर जाती हुई नजर आ रही? देखें, इमरान खान साहब को जो है वो या तो ये सियासतदान जो है वो बन जाएं, सियासत में जो है वो ये वापस आ जाएं, इस जो है जो मुगालते में या इस जोम में है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे जो है वो इलेक्शन की डेट लेके देगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन बड़े मेरे हक में होंगे और फिर मैं इस तरह से मुझे कामयाब करवा के दोबारा बैठा दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है वो उनको कामयाबी होगी। उन्हें ये चाहिए कि वो वापस आएँ, वापस सियासतदान बने और सियासतदानों के साथ बैठ के डायलॉग करें। तो ये सियासी मसाइल हैं, इनका हल इसी तरह से मुमकिन है। आइए चलते अब कराची, जहां पर समा डिजिटल शायान हमें बता रहे हैं कि ट्रेंडिंग क्या है, आज की ट्रेंड्स क्या है और क्या ट्रेंड्स पीक कर रहे हैं। जी शायान। जी देखें तलत साहब, अगर हम समराइज़ करें जल्दी में ट्वीट्स के बारे में कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो ट्वीट चल रहा है वो जैसे दुनिया भर में फ़ुटबॉल का बुखार है वो अपने उरूज पर है। तो फीफा वर्ल्ड कप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में भी और 20 घंटे पहले ये ट्रेंड चलना शुरू हुआ था। ज़ाहिर कल इफ्तिताही तकरीब थी, फिर मैच भी हुआ, तो पाकिस्तान में भी लोग इसको ट्रेंड कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अपनी पसंदीदा टीम के बारे में बता रहे हैं और जो तकरीब हुई है उसमें अपने ख़यालात का उसके बारे में इजहार कर रहे हैं। एक तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद ये सियासी ट्रेंड है नवाज़ शरीफ अरशद शरीफ का कातिल।
ये भी 20 घंटे पहले शुरू किया गया। हम कह सकते हैं एक सियासी जमात की जानिब से चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 74,000 से ज़ायद ट्वीट्स हो चुके हैं। ये एक चल रहा है और इसके अलावा आर्मी चीफ हैं बाजवा, उनका भी ट्रेंड चल रहा है। उनके बाजवा साहब के 3 ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, एक बाजवा है और दूसरा बाजवा डॉक्टर आइन है और एक चल रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मिला अगर हम तीनों को मजमूई तौर पर देखें तो इसमें जो ट्वीट किए गए हैं अब तक वो 60,000 से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। और एक और भी ट्रेंड चल रहा है, वो उर्स बाबा जान, खादिम हुसैन रिजवी उनकी दूसरी बरसी आ रही है, तो उनके लिए भी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और उसमें भी अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जो ट्वीट्स हमने आपके लिए नाज़रीन का ताल्लुक भी इन्हीं मामलात के साथ है। अता तारड़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जल बाजवा की फैमिली के टैक्स लीक्स के हवाले से ट्वीट किया और कहा कि ये ट्रेंड बन गया है कि कोई रिटायर होने लगे और इज़्ज़त से घर जाने लगे तो उस पर उसके ख़ानदान की ख़वातीन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दो। काबिल मज़म्मत फ़ेल है और इसकी टाइमिंग मशकूक है। बस इतना कहूँगा कि मुआशी मैदान में जंग हो या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिपा सालार की खिदमात का एतराफ़ होना चाहिए। जवाब दे रहे थे अहमद नूरानी की इस स्टोरी का, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैंने तो हुकूमत के अपने रिकॉर्ड का जो डाटा वो इस्तेमाल किया। इसके ऊपर फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से शाम को जब ये मामला ज़ोर पकड़ा तो उसके ऊपर एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई और कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है कि ये तो प्राइवेट मालूमात हैं, तो इनको लीक किस तरीके से किया गया और कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों को पकड़ा जाए और रिपोर्ट सबमिट की जाए। इस मामले को मैं इधर ही छोड़ता हूँ। एक और मामले पर आता हूँ जिसका जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा। लंदन में से एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बैठ के इमरान खान पर कत्ल के हमले की साजिश की और अरशद शरीफ को कत्ल करवाने की साजिश की। उस शख्स के ऊपर नून लीग की तरफ से फ़ौरन रद्द-ए-अमल आया कि तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून का कोई तर्जुमान नहीं है और ना ही हमने उसको देखा है। और इसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो PTI के लंदन में तर्जुमान हैं और ये भी कहा कि फ़ेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातलों की तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। फिर अता तारड़ ने इसके ऊपर कहा कि जी ये देखिए जुल्फ़ी बुखारी के साथ ये बंदा खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर जुल्फ़ी बुखारी ने फिर जवाब दिया कि इस फंक्शन के अंदर जो 1500 लोग मौजूद थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, ये बंदा होगा वहाँ पे, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ और वैसे मैं इस किस्म की घटिया सियासत नहीं करता। साथ ये भी कहा कि UK के अंदर ये इल्ज़ामात लगे हैं, लिहाजा इन इल्ज़ामात अगर ये बोदे या बेपर की उड़ाई है तो उसकी पकड़ हो सकती है, तो अदालत में जाना चाहिए। मैं 2 बातें कहूँगा कि जब भी इस किस्म का इशू हो तो इसके ऊपर 3 काम तो लाजमी होने चाहिए। एक, फौरी तौर पर इसका रिबटल होना चाहिए अगर मालूमात जो हैं खाम हैं, गलत हैं और न्यूज़ फेक है। दूसरा ये कि जो सही मालूमात हैं वो फ़ौरन सामने लानी चाहिए। अगर आप सही मालूमात को सामने नहीं लेके आएंगे तो जो मुतनाज़ा मालूमात हैं दे विल होल्ड द फील्ड। और तीसरी बात यह है कि अगर कानूनी कार्रवाई की कोई गुंजाइश बनती है तो वो ज़रूर रास्ता आपको अपनाना चाहिए। मेरे हवाले से भी कोई व्हाट्सएप मैसेजेस खामखा के लीक करके फेक बना के मेरी तस्वीर लगा के उनको सोशल मीडिया पर घुमाया गया, तो मैंने FIA के अंदर बाकायदा दरख्वास्त आपके सामने है, मैंने दरख्वास्त की है साइबर क्राइम के नीचे। जिन लोगों ने ये मैसेज फेक मैसेज मेरे नाम से बना के सर्कुलेट किए हैं उनके मैंने इमेजेस साथ लगाए। अब आगे कानून क्या कार्रवाई करता है, इन लोगों की पकड़ होती है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसका डिनाइल भी जारी किया है, रिबटल भी जारी किया और कानूनी कार्रवाई करने की जो पाकिस्तान के अंदर जो रास्ते मौजूद हैं उनमें से एक अपनाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के मामलात के ऊपर फौरी तौर पर रिबटल किया जाए, सही मालूमात फराहम की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो शक और शुबह के साए जो हैं वो गहरे होते जाते हैं।